चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने कैपिटल बजटिंग का एक पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सो कल एक तो यूएससीएमए पार्ट 2 में ये दूसरा लेक्चर है कैपिटल बजटिंग का। कल मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि आपको किस तरीके से कैश फ्लो का कैलकुलेशन करना चाहिए, और एक मेथड भी हमने पढ़ ली थी जिसका क्या नाम था, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि वो पीरियड जिसमें आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको वापस मिल जाता है। आगे हम बहुत सारी मेथड्स पढ़ेंगे। आज हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनपीवी, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। एनपीवी के ऊपर, एनपीवी का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, और इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम कुछ स्टेप्स को समझेंगे। मतलब आप अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगी, आपको बहुत आसानी से समझने को मिलेगा। तो बिल्कुल डिक्टो डिक स्टेप्स को समझना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको निकालना है इनिशियल जो आउटफ्लो होता। देखिए, किसी मैंने कल आपको बताए थे कि आपको दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, एक तो कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। कि जो आउटफ्लो होगा तो आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2, और दोनों में ही कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो किसको एक्सेप्ट करोगे? टाइम पीरियड जिसका टाइम पीरियड नहीं, हमें तो डिसीजन इसी हिसाब से लेना है ना सर। जिसमें ज्यादा कैश फ्लो होगा वो उसी में करेंगे ना। हाँ, जिसकी मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू जिसकी हायर प्रेजेंट वैल्यू, जिसका कैश फ्लो ज़्यादा होगा। अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं तो दो प्रोजेक्ट में जिसका कैश फ्लो ज़्यादा होगा उसी को कंसीडर करेंगे। तो कैश फ्लो वेरियस स्टेज से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगी उसको हम मान के चल रहे हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। तो शुरू में आप क्या करते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा आपके पास। उसके बाद जैसे ही आपने कैश लगाया, दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको एनुअल कैश फ्लो होगा। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो शुरू में पैसा लगाते हैं, फिर हर साल पैसा आता है ना। और मान के चलिए फिर उसके बाद तीसरी स्टेप, अगर आप बिजनेस को बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद बिजनेस की एसेट्स को बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। तो ये 3 स्टेप हैं। ये नंबर स्टेप 1 है हमारी, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, और ये स्टेप नंबर, बेसिकली 3 स्टेप में हम करेंगे। लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा स्टेप हो जाए, लेकिन जनरली 3 स्टेप्स होंगी। सबसे पहले आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो, और फिर क्या करेंगे आप, टोटल इनफ्लो को, टोटल इनफ्लो में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो। तो दो ही सिचुएशन होगी, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और अगर
एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, मोर देन वन प्रोजेक्ट हैं, तो जिसका भी इनफ्लो ज़्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर मोर देन वन प्रोजेक्ट है। लेकिन सर प्रोजेक्ट एक ही है, वन प्रोजेक्ट है केवल, मतलब एक ही बिजनेस के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कैश फ्लो नेगेटिव होगा तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कैश फ्लो, मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा है। तो हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। जब आप कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेने जाएंगे तो बहुत प्रकार के कैश फ्लोज होते हैं, हम सारे कैश फ्लोज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको स्टेप यही फॉलो करना है, इनिशियल, एनुअल और टर्मिनल। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप एनपीवी करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि सोचिए आज टुडे, अभी आप टुडे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज दैट आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो और उसमें 10 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आ रहा है, और आपको आपकी फाइनेंस टीम बता रही है कि अगले 5 साल तक आप इस बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद सिनेरियो अलग हो जाएगा। उन्होंने बताया 2 लाख पहले साल, 3 लाख, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख और ये 4 लाख। आपने टोटल लगाया, बोले यार ये तो 12 लाख आ गया, आप 10 लाख लगाएं। एक कॉमन आदमी क्या सोचेगा कि 10 लाख लगाया है, टोटल 12 लाख आया, इसका मतलब 2 लाख का प्रॉफिट है। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि इस प्रकार के कैश फ्लो में हमने टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। आप सोचिए इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, और कैश फ्लो फ्यूचर में हो रहा है, तो उस फ्यूचर की चीज़ कभी भी सर्टेन नहीं होती है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो जब कैश फ्लो आउटफ्लो आज हो रहा है और इनफ्लो फ्यूचर में हो रहा है, तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, दोनों कहीं ना कहीं टाइम पीरियड एक जैसा होना चाहिए। तो क्या करें, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो फ्यूचर के इनफ्लो है ना, फ्यूचर के इनफ्लो ऑफ कैश, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कैश फ्लो में बदल लेंगे। फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो को किस में बदल लेंगे, आज के कैश फ्लो में, कि जो पैसा मुझे अगर 1 साल बाद मिलता तो आज उसकी क्या होगी। तो हम यहां पे क्या बदल लेंगे उसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब मैं आप में से किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि मुझे ये 2 लाख रुपए जो आज से 1 साल बाद मिल रहा है, आफ्टर 1 ईयर, आज अगर मुझे अभी मिल जाता, ये 31 दिसंबर को मिल रहा है, अगर मुझे 1 जनवरी को ही आज मिल जाए, तो ये जो इसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा होगी या 2 लाख से कम होगी। जो 2 लाख मुझे आज से 1 साल बाद मिलना, आज उसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा होगी या कम होगी, बस मुझे ये बता दीजिए। सर 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख से ज़्यादा होगी। 2 Yes, लाख sir. से बेटा ज़्यादा क्यों होगी, जो आज मुझे मिलेगा ना वो 2 लाख से कहीं ना कहीं, जो मुझे फ्यूचर में 2 लाख रुपए मिल रहा, आज मेरे लिए उसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा कैसे होगी। सर मे बी इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो वैल्यू है उससे कम होगी। मतलब अगर आपको कोई, सोचो आप यहाँ पे खड़े हो अभी 1 जनवरी, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। 1 जनवरी पे खड़े हो और आपके पास 1000 रुपये अभी, और मान के चलिए बैंक इंटरेस्ट आपको देता है 10%, तो 1 साल बाद ये 1000 रुपये कितने में बदल जाएगा, 1 साल बाद कितने में बदल जाएगा, इस बैंक में डिपॉजिट करोगे 1100 में बदल जाएगा ना। ये वैल्यू कब की है, 1 साल बाद, 31 दिसंबर है। 1 जनवरी को इसकी वैल्यू कितनी थी, 1000, तो कम है ना। यस सर, ये वैल्यू कम है कि नहीं है, आप देखो। यस यस सर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश है
वो आज से क्या है, कम है। तो हमने ये डिस्काउंट, ये 10% इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो अगर मुझे ये फ्यूचर में 1100 रुपये मिलने वाला है, तो आज इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर मैं 1000 को हटा देता हूँ? ये 10% का रेट है। 1000 तो ये कैसे निकाला आपने 1000? आपने कुछ नहीं ये किया, निकाले। आपने एक फॉर्मूला लगाया प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला लगेगा निकालने के लिए, एक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी बता दे रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n मल्टीप्लाई कैश फ्लो कर दो। सर हमने क्या वही किया है, हम देख लेते। हम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, हमारे लिए कैश रेट कितना था, 10% था, तो 0.10। 1 साल बाद है तो हम पावर 1 ही लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कैश फ्लो कितना था वो 1100। तो जैसे इसको सॉल्व, अच्छा ये तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा ना, सॉरी। सर इसको वो आपने पहले सिंपल बताया था ना, हाँ वो मैं जैसे यहाँ पे कि कर देता कॉस्ट हूँ, एक और सेकंड मैं इसको निकाल सेल्स लेता हूँ। ये वाले। 1 रुपये की वैल्यू है, आप सोचिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो 1100 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 1। तो अगर मैं इसमें इक्वल टू लगा देता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको 1000 में बदल लिया। तो जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है उसको मैंने किस पे लेकर आ गया हूँ, आज पे लेके आ गया हूँ। मैंने आपको पहले भी किसी टाइम बताया था एक फॉर्मूला, एक बताया था मैंने आपको, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर की पावर n। अब N। मेरे इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, 1100 थी, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू 1 प्लस आर कितना है 0.1, उसकी पावर मैं कर दूं, पावर मुझे करनी है 1। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी चाहूँगा तो 1100 डिवाइडेड बाई 1.10। तो इस तरीके से मेरी, मैं आपको बिल्कुल लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए मैंने इतना। तो आपको फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो को क्या करना होता है, प्रेजेंट पर लेकर आना होता है। तो इस कैश फ्लो को मैंने डिस्काउंट कर लिया। तो अगर ऐसे ही मेरा ये कैश फ्लो जो है, आज मैंने 10 लाख लगाया है, ये कैश फ्लो तो फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो इन फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो की मैं क्या निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ पे मैं निकाल लूंगा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे क्वेश्चन में हमेशा डिस्काउंटिंग रेट गिवन होंगे। जैसे मेरे क्वेश्चन में 10%, तो आपको ऐसे गिवन होंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ऐसे फिगर गिवन होंगे 0.909। फिर मैं आऊँ 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 2, 0.826। फिर ऐसे ही आपको ये फिगर, ये जो 0.909 दिख रहा है ना, ये सब गिवन होंगे क्वेश्चन में, की पावर 3। फिर ये मैं 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर, $1 का फैक्टर मैं ये $1 का निकाल रहा हूँ, और यहाँ अगर ये 2 लाख है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई। आपको ऐसे एक्सेल पे करते आना चाहिए, इसलिए मैं एक्सेल पे, तो इसकी जो क्लासेस है इसीलिए ऑनलाइन ही हो सकती हैं। तो ये मैंने क्या करा, $1 की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो मेरे 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ ये कर दिया, तो ये 1.18 आ गया। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ जाएगा। इसी तरीके से तो ये आ गया। सबको मैं क्या कर देता हूँ, एंड में जोड़ देता हूँ। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पे अगर प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 10 लाख लगाया था, मेरा
आउटफ्लो कितना था? आउटफ्लो था 10 और इनफ्लो कितना था? इनफ्लो 8.899। तो इस तरीके तो से ये यहाँ लॉस पर, हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, मुझे नेट लॉस हो गया। तो ये जो एनपीवी है वो कैसे आई है? नेगेटिव आई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 10 माइनस, अगर हम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करें तो 8.899 माइनस 10, तो ये नेगेटिव आई है। तो क्या इस प्रकार के प्रोजेक्ट में आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ आपको 1 लाख समथिंग का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। अब सर आपने ये सब किया, क्या ये क्वेश्चन में हमको गिवन होगा? यस, ये $1 की वैल्यू आपको गिवन होगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करना है और उस तरीके से मल्टीप्लाई करके टोटल इनफ्लो निकाल लेना है और उस इनफ्लो को आउटफ्लो से माइनस करके देखना है कि आपका प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा है या नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा है तो इस प्रकार के बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई कैपिटल बजटिंग को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कंसीडर करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझसे पूछ सकते सर ये क्या किया, बहुत स्लो चले, एक एक बात को समझाया। आपको अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते आई है तो आप यूट्यूब पे जाके, पूरा मेरा एक लेक्चर डाला हुआ है, मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है कि किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं, सर एक छोटी सी चीज थी, हाँ जी, जैसे हम ये जो ग्लैम का जो सॉफ्टवेयर है हम्म, उसमें देखते हैं जब टेस्ट देते वक्त वहाँ पे कैलकुलेटर और पीवी लिखा हुआ आता है। तो सर हर क्वेश्चन में हाँ ऐसा ही हर बिल्कुल, एग्जाम में हाँ देखिए होगा अभी क्या? हम, अभी आपने बिल्कुल बोला, तो हम वहाँ पे चलते हैं, एक सेकेंड। इससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है? निकालना है। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर किसी को, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, आपको बहुत अच्छे खासे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको कैश फ्लोस को करना होगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है। मतलब ये चैप्टर आपका डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पर पहुंचते हैं। मतलब आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, इसलिए आपको सारे के सारे, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वुड प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट व्हेन अप्लाइंग द पे बैक मेथड एंड एनपीवी मेथड? तो आप मुझे बताइए, कल हमने पे बैक मेथड पढ़ा, इन सारे प्रोजेक्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं चेक करना चाहता हूँ आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। A company require that capital budgeting proposal meet the acceptability criteria for both payback period and the net present value method. Company uses cut off payback period. कंपनी ने कट ऑफ पेबैक पीरियड 4 साल रखा है। विच वन फॉलोइंग प्रोजेक्ट वुड प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट व्हेन अप्लाइंग द पेबैक मेथड एंड द एनपीवी? कौन सा कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं ना, गैस वर्क ही करके देखो। सर ए है क्या आंसर? ए, जी सर। प्रोजेक्ट ए। हाँ सर। प्रोजेक्ट सी क्यों नहीं लग रहा आपको? वहां नेगेटिव कैश एनपीवी है, वो नहीं लग रहा? सी बोला सर। सी, चलो ये तो गलत है, और कोई ट्राई करो। सर एक बार चेक करो प्लीज। ए,
अब ये किस लॉजिक से बताया आपने? सर मैंने इसका 4 साल का वो फ्यूचर वैल्यू निकाल के करा है इसको। हाँ देखो, कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इसीलिए क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हमने पेबैक पीरियड 5 साल डिसाइड किया है, 4 साल डिसाइड किया है, लेकिन इसमें हमारा पेबैक पीरियड कितना था? 5 साल था। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इसी में मिल रहा है देखा जाए तो। अगर हम देखा जाए तो मतभेद है कि नहीं, पेबैक पीरियड तो हमारा ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनपीवी हमको इसी प्रोजेक्ट में मिल रही है। हाईएस्ट एनपीवी है इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें। लेकिन मैनेजमेंट क्या चाहता है, केवल वो एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहता, वो किसके बेसिस पे भी डिसीजन लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसका पेबैक पीरियड 4 साल हो जाए, 4 साल में उसको उसका पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन अगर वो एनपीवी के बेसिस पे देखे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो एनपीवी से तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पेबैक से इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एनपीवी और पेबैक में क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसमें देखें तो सर यहाँ पर एनपीवी भी अच्छी है, पेबैक भी पीरियड अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के कंपेयर में एनपीवी सबसे कम, इससे कम है। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, पेबैक 5 साल है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने 4 साल डिसाइड किया है और यहाँ तो लॉस है। तो ये तो हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। सी तो हो ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लॉस है और पेबैक पीरियड, तो ये तो हमारा चांस ही नहीं है। लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो हम इस पे जाते हैं तो फिर हम पेबैक के बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनालिसिस, तो आपको यहाँ पर न केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते आना है, बल्कि आपको एनालिसिस आना चाहिए। तो अभी तो हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा ही लेक्चर है, इसमें तो कम से कम 10 लेक्चर के आसपास जाएंगे। एक दिन 2-2.5 घंटे का लंबा लेक्चर भी लिया जाएगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये तो था सिंपल सी बात, कैपिटल बजटिंग में हमने 3 स्टेप समझी। अब कैपिटल बजटिंग में एनपीवी बहुत सारी जगह लिया जा सकता है। एक होता है आपको जो डिसीजन लेना है, अब एक मशीनरी के ऊपर भी डिसीजन लिया जा सकता है। मशीनरी हमें क्या करना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास ऐसा डिसीजन लेने का मौका हो कि हमें मशीनरी को रेंट पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए, तो क्या क्राइटेरिया आप चूज करोगे? बाय करेंगे। डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। नहीं, ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन नहीं है। आप सोचो, आप कार किराए पे लो या कार खरीदो, और आपने सोचा है कि 5 साल में को कार, मैक्सिमम लाइफ कार की 10 साल है सपोज दैट, तो आपके पास एक ऑप्शन है कार को बाय करना या कार को रेंट ले लेना। तो आप सर हम चेक करेंगे कि जो रेंटल हम पे कर रहे हैं उसको अगर साल तक पे करेंगे तो कितना होता है, और कार की जो प्राइस है उससे वो कंपेयर करके। बिल्कुल सही बोला आपने। आपने कार को बाय करा, सपोज दैट हो सकता है इसमें आपको 10 लाख लग जाए, 10 लाख, और सर कार का रेंट हम टोटल दे रहे हैं 10 साल में, और उसमें हमको मात्र 7.5 लाख रुपए लगे। तो आपने क्या किया, जहां पर आपकी कॉस्ट क्या लगी है, कम लगी है, उसको आपने क्या किया है, कंसीडर किया। तो कार बाय करें या कार रेंट पे लें। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर हम ये भी देखेंगे कि पेट्रोल किस में लग रहा है, क्या पेट्रोल क्राइटेरिया हो सकता है, पेट्रोल की कॉस्ट दोनों में, या सर नो? मुझे बताओ, कार किराए पे लोगे तो पेट्रोल किराए वाले जो आपसे किराए पे लेता वो पेट्रोल भरवाएगा कि आपको भराना पड़ेगा? हमको भरवाना पड़ेगा। और कार बाय करोगे तो भी हमको ही भराना पड़ेगा। तो पेट्रोल की कॉस्ट तो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट, कॉमन कॉस्ट है ये। चाहे आप कार को किराए पे ले लो या घर पे ले लो। अब आपने ऐसा सोचा कि सर हम घर किराए पे लें, होम बाय करें, या होम को रेंट पे लें। मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोनों में सेम आएगा कि दोनों में अलग आएगा?
अरे सेम ही आएगा। सेम ही आएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है वहां पर? इलेक्ट्रिसिटी डीसी। इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन कॉस्ट है। तो आपको कैश फ्लो को कंपेयर करके देखना होगा कि किस ऑप्शन में हमें हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, कम लग रही है। अब जब हम मशीनरी की रिप्लेसमेंट में, यहां पे कैपिटल बजटिंग में मशीनरी के रिप्लेसमेंट में बात कर रहा हूं, मशीनरी रिप्लेसमेंट, तो अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन है कि मैं इसको बाय कर लूं या मैं इसको रेंट पे ले लूं। तो मुझे क्या क्या कैश के इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे। रेंट में मुझे हमेशा एनुअल क्या देना पड़ेगा? अगर 10 साल के लिए लेता हूं तो मुझे एनुअल रेंट देना होगा। क्या यहां पे मुझे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा, यस और नो? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? सर ये आपकी है नहीं ना। क्योंकि यहां मैं ऑनर नहीं हूं या मैं मालिक नहीं हूं। लेकिन मुझे यहां पे क्या क्या, यहां पे मेरा आउटफ्लो क्या क्या होगा? एक तो मशीनरी की आउटफ्लो, कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक मुझे डेप्रिसिएशन का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट। कल मैंने समझाया था। क्या मुझे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट डेप्रिसिएशन का मिलेगा, लेकिन किसी एक चीज का बेनिफिट मिलेगा मुझे? किस चीज का? डेप्रिसिएशन। एनुअल रेंट जो मैं पे करूंगा उसका टैक्स बेनिफिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। कैसे मिलेगा? क्योंकि एनुअल रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस से मेरी इनकम क्या होती है, कम होती है। कम। तो मुझे यहाँ पे कंपेयर कर कर देखना होगा कि किसमें मेरा कैश फ्लो क्या आता है, और जिसमें मेरा कैश फ्लो कम आएगा उस ऑप्शन को मैं क्या करूँगा। मुझे मशीन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये हम मशीनरी को बाय और अभी रिप्लेसमेंट, और अभी हम एक रिप्लेसमेंट को भी समझेंगे। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पे समझें, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें, मान के चलिए आप एक मशीनरी है आपके पास, आपको खरीदना है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, और मशीनरी के लिए मैं लोन ले रहा हूं। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 10 लाख की मशीनरी खरीदूं। ठीक है, बैंक मुझे लोन देने को तैयार है, और बैंक ने बोला कि हमें ना 5 साल बाद पेमेंट कर देना इकट्ठा, और हर साल मुझे 10% क्या दे देना, इंटरेस्ट दे देना हर साल, और 5वें साल के एंड में मुझे मेरा पैसा वापस कर देना। ये मेरे पास ऑप्शन है। और एक पर्सन मेरे पास आया, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे यही मशीनरी रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, अभी हम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लाख की मशीनरी खरीदना है, 5 साल उसकी लाइफ है। उसकी सॉल्वेज वैल्यू, मैं आपको सॉल्वेज वैल्यू भी दे रहा हूँ। सॉल्वेज वैल्यू 5 साल बाद उस मशीनरी को हम लेट से 1 लाख रुपए में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मशीनरी को 10 लाख में खरीद लूँ, बैंक मुझे लोन देने को तैयार है, 10% इंटरेस्ट ले रहा है, सॉल्वेज वैल्यू भी मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएगी। अब मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, बोले यार मैं मशीनरी का किराए पे ले सकता हूँ? उसने बोला हाँ। बोले आपको कितने साल के लिए? बोले मुझे भी 5 साल के लिए ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने आपको एनुअल रेंट बता दिया। लेट से उन्होंने आपको 2,50,000 पर एनम का रेट बता दिया। अब आपको डिसीजन लेना है कि मशीनरी को किराए पे लेना अच्छा है या लोन लेके खुद की खरीद लेना अच्छा। अब आपको एज ए डिसीजन लेना एज ए इन्वेस्टर। और मान के चलिए मार्केट में इन्फ्लेशन, या जिसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, वो 12% चल रही है।
या थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। सर 10 रख दो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो 1 सेकंड 1 मिनट के लिए, ताकि आपको दोबारा रिपीट करते समय, वैसे तो रिकॉर्डिंग जा रहा है, आपको सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। मशीनरी के हमारे पास है, या तो हम लोन ले लें या उसको 5 साल पे किराए पे ले लें, 2.5 लाख रुपए हर साल का किराया, दोनों में एक ही सिचुएशन है। अब एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना है कि मशीनरी खरीदें या किराए पे लें। तो अल्टीमेटली दोनों ऑप्शन में से जिसमें सबसे कम कैश का आउटफ्लो होगा वही हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे। तो एक एक एनालिसिस करना है। अच्छा, इस प्रकार के ऑप्शन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? मतलब एक किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो क्या रेंट पे भी लेंगे क्या? नहीं और अगर रेंट पे ले लिया तो मशीनरी खरीदेंगे क्या? तो ये दोनों ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर एक करोगे तो दूसरा नहीं करने वाले, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अब हम सबसे पहले ऑप्शन 1 का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में स्टेप्स बताइए। इनिशियल कैश फ्लो, मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ। और ये अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इनिशियल कैश फ्लो, तो सबसे पहले मशीनरी में मुझे एक तो इनफ्लो होगा। क्या होगा? मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, बस ये सोचो। पैसा आएगा ना, तो कितना आएगा? 10 लाख आ जाएगा। ये 10 लाख का, इस 10 लाख का क्या करूंगा मैं? मशीनरी को बाय कर लूंगा। तो पैसा आएगा कि जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो नेट कितना हो गया? 0 हो गया इनिशियल। तो चलिए स्टेप नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? एनुअल कैश फ्लो। तो अब यहाँ मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ ईयर का। एनुअल कैश फ्लो। अब मुझे बताइए, जिस बैंक ने मुझे लोन दिया था उसने मुझे मेरे साथ क्या कंडीशन रखी थी कि हर साल आप हमें क्या करना, 10% का इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, और हमारा पैसा 5वें साल के एंड में वापस कर देना। यही कंडीशन रखी थी ना। तो हर साल पैसा देते हैं तो हर साल इंटरेस्ट कितना देंगे? ये इंटरेस्ट का कॉलम बना लूं। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और ये 1 लाख। यहां किसी को ये एनुअल कैश फ्लो का कॉलम बना, यहां पे किसी को कोई दिक्कत? अब मैंने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी के कारण मुझे डेप्रीशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा मुझे हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन? 1 लाख। सैल्वेज वैल्यू लेस करके। मैं पूछ रहा हूँ डेप्रीशिएशन का, 1 लाख। डेप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट। मैं यहाँ पे टैक्स रेट भी लिख लेता हूँ। सपोज दैट मेरी है ना टैक्स रेट 40% है, या 40%, मैं 40% टैक्स रेट लिख देता हूँ। तो ये डेप्रीशिएशन का कॉलम अलग है और इसका कॉलम अलग है, तो मैं एक थोड़ा सा कॉलम बना लेता हूँ। मुझे बताइए डेप्रीशिएशन के कारण मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ना? कितना मिलेगा? तो सबसे पहले सर डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। 72,000। तो सर डेप्रीशिएशन निकालने के लिए
जो कॉस्ट थी माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, तो सर कॉस्ट कितनी थी 10 लाख माइनस सॉल्वेज वैल्यू मैंने 1 लाख ली थी डिवाइडेड बाई 5, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो 1,80,000 हर साल डेप्रीशिएशन लगेगा। और इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट कितना मिल जाएगा मुझे, कल मैंने समझाया था, तो 1,80,000 का 45%, तो 81,000 का मुझे इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। ये बेनिफिट के कारण मेरे को कुछ ये पैसा जा रहा है कि पैसा बच रहा है, मेरा पैसा सेविंग हो रही है। ये मेरा आउटफ्लो था, ये मेरा इनफ्लो है, तो मैं यहां पे इसको माइनस के रूप में लिखूंगा। माइनस के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि ये आउटफ्लो है, तो दोनों को डिफरेंट करना पड़ेगा ना। ये पैसा लग रहा है, ये पैसे की सेविंग हो रही है, या इसको माइनस में लिख लो तो फिर इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों में निशान अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ये हमें डेप्रीशिएशन के टैक्स की क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। और कुछ मुझे एनुअल होने वाला है, और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो अब मैं यहां पर नेट आउटफ्लो निकाल लेता हूं। तो 19,000 तो मुझे 5 सालों तक 19,000 का क्या हो रहा है, एक तरीके से आउटफ्लो हो रहा है। ये मुझे आउटफ्लो है नेट। 1 लाख का इंटरेस्ट जा रहा था, लेकिन उसके कारण मेरा टैक्स भी बच रहा था। मैंने कैलकुलेशन सही किया है ना हमने, ठीक है। ये तो मेरा एनुअल हो गया। अब इसके में हाँ जी सर ये तो इंटरेस्ट है सर, आपने 10% लिया है, तो सर पहले साल लाख होगा, फिर दूसरे साल तो 90,000 होना चाहिए ना। हमने क्या बोला, हर साल हम पेमेंट एंड में कर रहे हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मुझे। इंटरेस्ट के कारण भी तो मुझे टैक्स का बेनिफिट होगा। होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए। बिल्कुल सर होगा। कितने कितने का बेनिफिट होगा हर साल? हमको होगा 40। तो दोनों में टैक्स रेट अलग अलग दे दिया आपको। दोनों में रेट एक ही है, 40% ही है। ये सर वो 1 लाख का 40%, 40,000 ही होता है ना सर आपने उसमें 45 ले लिए डेप्रिसिएशन वाले में। इसमें मैंने 45 लिए क्या? यस सर। अच्छा, तो इसको 40 कर देते हैं, या इसको 45 कर दें, 45% कर देते हैं ना, ठीक है। यही तो चेंज करना है ना, नहीं तो वो ठीक है। मैं ये 40 की जगह कितना कर दे रहा हूँ, 45 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 45% मैंने टैक्स रेट, तो यहाँ पर मुझे 45,000 का हो जाएगा बेनिफिट। तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना होगा? ये सब इनफ्लो है, तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे नेट इनफ्लो हो गया। तो कितने का इनफ्लो हो गया? अगर मैं ये जोड़ दूं 81,000 प्लस 45,000 माइनस 1 लाख, तो मुझे तो 26,000 का यहाँ पे इनफ्लो हो गया हर साल। तो ये 26 का मुझे फ़ायदा हो रहा है। मशीनरी खरीदने में मेरे को 26,000 का फ़ायदा हो रहा है। अभी हम आगे समझेंगे। अब ये कैश फ्लो फ्यूचर के, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? क्या निकालनी पड़ेगी? और जब कैश फ्लो एक जैसे हो, कैश फ्लो एक जैसे हो, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम? एन्यूटी फैक्टर। सर ये एन्यूटी फैक्टर क्या होता है? आपको जब क्वेश्चन में एन्यूटी फैक्टर गिवन होगा, 5 साल का 12% का एन्यूटी फैक्टर गिवन होगा। मैंने 12% लिया ना डिस्काउंटिंग रेट, और नहीं भी गिवन है तो आपको देखते आना चाहिए। तो हम देखना भी सीखते हैं।
तो मुझे क्या करना है, ये 26,000 से मल्टीप्लाई करना है एन्युटी फैक्टर। 3.604। अब यहाँ जाते हैं हम और टाइम वैल्यू मनी का टेबल निकाल लेते हैं। ये टेबल निकाला मैंने रेट लिया है 12%। 12% का 5 साल, ये तो फ्यूचर वैल्यू है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पांचों को जोड़ो, जरा कैलकुलेटर में जोड़ो यहाँ तक। ये 12% का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जरा एक स्टूडेंट जोड़ के दिखाओ मुझे ये यहाँ तक। 3.604 आएगा। एक जन कोई दूसरा स्टूडेंट क्रॉस वेरीफाई कर लो जरा, इतना ही आ रहा है क्या? हाँ जी। देख लो एक स्टूडेंट और वेरीफाई करके देख लो। फोर ईयर का 5 साल बेटा, वहाँ पे कितने साल लिए थे हमने? 5 साल है ना, तो 5 जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 5 जोड़ने में यार। 3.59। कितना? 3.6। तो यहाँ पर मैं 26,000 मल्टीप्लाई 59। 3.53 नहीं सर, 59 59 74 14, ठीक है ना ये? 74। 35974। चलिए, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 26,000 इंटू 3.59। आपको एग्जाम में ये फैक्टर गिवन होगा, तो ये हमारा निकल आया 93,532 का। ये इनफ्लो है ना, तो ये हमारी एनुअल कैश फ्लो की स्टेप नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे अब, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल मतलब एंड में। तो एंड में एक तो हमें लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। लोन का रीपेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? लोन का पेमेंट 5th ईयर में करोगे ना, कितना करोगे? 10 लाख। 10 लाख, 3 दो। और एक एसेट को बेचोगे ना, सॉल्वेज वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? कितने में बिकेगी एसेट्स? 1 लाख। तो अल्टीमेटली नेट आउटफ्लो कितना होगा? 9 लाख। अब इस 9 लाख की 5वें साल की क्या निकालना पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू 5,10,000। तो हमें 5वें साल की 12% से 5वें साल की, यहाँ एन्युटी नहीं है, केवल 5वें साल की ये वाला फिगर, ये गिवन होगा आपको एग्जाम में 0.5674। तो यहाँ मैंने किया 9 लाख इंटू 0.5674। तो ये मेरा आउटफ्लो है। तो बताइए टोटल इनिशियल एनुअल और टर्मिनल मिला के नेट क्या हुआ, नेट आउटफ्लो? तो सर इनिशियल तो 0 था ना अपना, 0 था। एनुअल में क्या था? सर इनफ्लो हो रहा था 26 का। इनफ्लो था 93,532 और टर्मिनल में आउटफ्लो था 5,10,660। तो नेट आ गया तीनों को प्लस माइनस करके। अगर मशीनरी हम खरीदते हैं तो हमारा पूरा 10 साल में कितना पैसा लग रहा है? 4,17,128 रुपये। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन क्या देखें? क्या देखें? रेंटल कितना था? 2.5 लाख पर एनम था ना। अब रेंट का ऑप्शन यहाँ एनालिसिस कर रहा हूं आपके सामने।
ये यहाँ पे रेंट ऑप्शन। सर रेंट में भी एक चीज हो रही थी, 2 3 4 5, रेंट कितना जाएगा हर साल? 2.5 लाख जाने वाला है ना। लेकिन इसके कारण क्या कुछ टैक्स बेनिफिट होगा रेंट के कारण? सर रेंट एक खर्चा, इससे इनकम कम होती है, तो कितने का बेनिफिट? 2.5 लाख का 45%, तो ये इनफ्लो। तो कंट्रोल सी किया, तो नेट आउटफ्लो एक 1,37,500 हर साल जाएगा। अब ये 1,37,500 हर साल है, एन्यूटी है, तो एन्यूटी फैक्टर कितना बताया था तुमने वहां पे? 3.604 था सर। 3.5974 3.5974। तो अगर 1,37,500 इंटू 3.5974, तो टोटल 4, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4,94,642। और यहाँ कितना है? कौन सा ऑप्शन बेटर है? सामने रखो, बाय मशीन। ये बाय वाला ऑप्शन और ये रेंट वाला ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल बजटिंग में केवल आपको इनफ्लो के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़े, आपको आउटफ्लो के बेसिस पर भी क्या करना पड़ सकता है? डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ये तो क्या था, हमने मशीनरी को हम खरीदें या किराए पर लें, तो आपको हमेशा एनुअल कैश फ्लो को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या रेंट में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? क्योंकि मशीनरी हमारी नहीं है। क्या सॉल्वेज वैल्यू यहां पे मिलेगी क्या? सर मशीनरी हमारी नहीं है तो सॉल्वेज वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा इनफ्लो है, कौन सा आउटफ्लो है। तो एक गोल्डन बात हमने सीखी सर, जो भी एक्सपेंसेस होगा ना, उसका हमें क्या करना है? बेनिफिट लेना है। क्योंकि खर्चा करने के कारण क्या होता है? एक्सपेंडिचर करने के कारण क्या होता है? क्योंकि इनकम कम होती है, और इनकम अगर कम होती है तो टैक्स क्या होता है? कम भरते हो कि ज्यादा भरते हो? कम भरते हैं। कम भरते हैं, तो टैक्स का आपको क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करने पड़ सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये एंडलेस है, वो सिचुएशन होगी कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम कोई बीकॉम जैसी एग्ज़ाम तो नहीं है कि सर वहाँ आपको कोई फिक्स डिसाइडेड दे दिया। आप तो क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको भिन्न भिन्न डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनपीवी के, जहाँ आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चीज़ों को आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ हमने अभी केवल एक स्टार्टअप किया है। अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमने कल क्या सीखा था? पे बैक पीरियड सीखा था। आज हमने एनपीवी के बारे में थोड़ा सा। और सोचिए जिस क्वेश्चन में 339 क्वेश्चन दिए तो उसका वेटेज कितना होगा? इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। अभी आईआरआर आपको सिखाया नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो एक अपने आप में और कमाल की चीज़ है। तो उसके पहले आईआरआर को समझने से पहले
आपने मेरे चैनल पे एक वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या डाला हुआ है, लेक्चर मैंने डाला हुआ है। हेलो आप फ्रेंड्स, उस कैसे हैं लेक्चर आप को एक लोग। बार और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था जाके कि देखेंगे उनको जो है तो आपको कन्वर्जन सारी करने चीज़ें, में, मतलब ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स वो मैंने पूरा कन्वर्जन। डाला हुआ है, जिसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर समझ में आएगी तो कल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का वो समझ में आएगा। नहीं तो मैं अभी ग्रुप पे और वापस डाल दूंगा एक बार वो लेक्चर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें मैं डाल दूंगा। तो आपको एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अब एक बार वापस से रिवाइज करके रखिए, तभी कल आपको IRR समझ में आएगा। क्योंकि कल का जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा संडे है, संडे थोड़ा सा लेक्चर हम बड़ा रखेंगे, जिसमें कि हम 4-5 मेथड को सीखने वाले, एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को सीखने वाले हैं, और पे बैक डिस्काउंटिंग मेथड को सीखने वाले हैं। तो संडे जो हमारा लेक्चर है ये कैपिटल बजटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, ये इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ही मान के चलो। अभी हमने कैपिटल बजटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको इतने की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना और इसको समझ के चलना। तो पे बैक पीरियड कल का लेक्चर प्लस आज का लेक्चर, ये 2 घंटे का लेक्चर आप रिवाइज करेंगे, तब आपको संडे, और प्लस वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो भी मैं ग्रुप पे डालने वाला हूँ उसको दोबारा आप एक बार देख लेंगे। वो 3-4 घंटे की आप मेहनत करेंगे, तब आपको संडे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा अपने लेवल पर इसको पढ़ के रखिए, ताकि इसको हम संडे का जो हमारा लेक्चर होता है वो कितने बजे, 3:30 होता है, 5 बजे, कितने बजे का हमारा, 5 बजे की होती है ना क्लास हमारी, 3:30 बजे संडे, 3:30 से 5 बजे तक का हमारा लेक्चर होगा संडे के दिन। 3:30 PM सभी को बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट जो इसमें भी बैठे हैं, तो 3:30 को आप संडे मुझे मिलिए। बहुत बड़ा लेक्चर हम उसमें डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। चलिए।